वेलकम टू भाई के बड़े सब्सक्राइबर, पर इस बार कॉमर्स एपिसोड के साथ। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे विस्तास का चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रवचन को लिखा है तिशानी दोशी ने। तो इस चैप्टर में ये एंटार्क्टिका के बारे में बताती है। ये बताती है कि आपको अपने लैंड से रिलेटेड, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर एंटार्क्टिका में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के साथ। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तिशा से, जो कि एक रशियन रिसर्च शिप से एंटार्क्टिका जाती है। ये शिप चेन्नई से जाती है और इसको एंटार्क्टिका पहुंचने में 100 घंटे लगते हैं। एंटार्क्टिका जाते टाइम राइटर 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स को और 3 वाटर बॉडीज, जो कि अटलांटिक, सदर्न और इंडियन ओशन, और 3 वाटर बॉडीज को भी ये पार करती है। राइटर अपनी पूरी स्टूडेंट की टीम के साथ एंटार्क्टिका जाती है। पूरी टीम में 52 मेंबर्स होते हैं। तो जैसे ही वो लोग एंटार्क्टिका पर लैंड होते हैं, वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका इस वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड मास है जो कि आइस से कवर्ड है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति भी होती है। और एंटार्क्टिका को देखकर राइटर के मन में ख्याल आता है कि एक टाइम पर इंडिया और एंटार्क्टिका दोनों गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे। फिर राइटर गोंडवाना लैंड के बारे में बताती है कि 650 मिलियन ईयर अगो वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड था। पहला यूरेशिया, सेकंड गोंडवाना। गोंडवाना लैंड में आज का इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका और एंटार्क्टिका आते थे, और यहाँ पर बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज़ पाई जाती थी। इसी टाइम पर यहाँ पे डायनासोर भी पाए जाते थे, पर धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गए। और इसके साथ ही गोंडवाना लैंड में मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें हमारा इंडिया एशिया की तरफ आ गया, अफ्रीका ऊपर की तरफ आ गया, और जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया। और गोंडवाना लैंड में सिर्फ एंटार्क्टिका बच गया, जो कि साउथ पोल में है। तो जब एंटार्क्टिका साउथ पोल की तरफ आ गया, तो साउथ पोल पे बहुत सारे कोल्ड करेंट्स होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बर्फ जम गई, और इसी पर यहाँ कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हुई, और ये लैंड अभी तक अनटच्ड है। फिर राइटर आगे एंटार्क्टिका की इम्पोर्टेंस बताती है कि एंटार्क्टिका हमारी हिस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि अभी तक अनटच्ड है, अनहैबिटेड है। यहाँ पे आपको कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ट्रीज दिखाई नहीं देंगे। और एक मज़े की बात है कि एंटार्क्टिका में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इसका रीज़न कि ये है कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसको ये काम करने में 12 महीने लगते हैं। हमारी अर्थ 23.5 डिग्री की एक्सिस पर टिल्टेड है, तो इसके कारण साउथ पोल पे 6 महीने सन फेस को करता है और 6 महीने नॉर्थ पोल सन को फेस करता है। तो जब साउथ पोल सन को फेस करता है तो एंटार्क्टिका पे दिन, और जब नॉर्थ पोल सन को फेस करता है तो एंटार्क्टिका पे रात होती है। इसके बाद राइटर हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। वो बताते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ 12,000 साल पुरानी है, और इसे अगर हम जियोलॉजिकली देखें तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। पर छोटे से टाइम में भी हम ह्यूमंस ने बहुत सारी सिटीज़ और टाउन्स डेवलप कर दिए हैं, और इस डेवलपमेंट में हमने हमारा लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, और इसी रीज़न से अर्थ से बहुत सारी स्पीशीज़ वाइप आउट हो चुकी है। आज का जो टाइम है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन इसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के कारण हमने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और ये CO2 हमारी अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, और इसके कारण ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो सी लेवल रेज होता है। तो इससे सी लेवल जब रेज होता है तो जितने भी सी के स्पीशीज़ हैं वो सब डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। प्लस ह्यूमंस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो सी लेवल पर बसी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड और इन पॉइजनस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग तो आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज बहुत ही हॉट टॉपिक बना पड़ा है, और ये तुम्हारे CBSE के एग्ज़ाम में भी कभी लेटर या पैसेज लिखने को आ जाता है क्लाइमेट के ऊपर। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसे हम ह्यूमंस के कारण क्रिएट हुई है, लेकिन इसका इफेक्ट एंटार्क्टिका पर भी देखा जा सकता है।
इस चैप्टर में एक स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है, फाइटोप्लैंक्टन। ये एक तरह का प्लांट है, लेकिन जैसे जैसे एंटार्क्टिका का टेम्परेचर बढ़ता है तो इस प्लांट की कार्बन साइकिल डिस्टर्ब होती है। इसी का कारण ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। अब इस प्लांट पर एंटार्क्टिका की बहुत सारी स्पीशीज़ डिपेंड है। अब अगर ये प्लांट नहीं होगा तो वो स्पीशीज़ भी धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं छोटे से क्लाइमेट के चेंज होने से पूरे इकोसिस्टम पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो मिशन है इसको कैनेडियन प्रोफेसर जियोफ ग्रीन लीड कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ही चुना है क्योंकि स्टूडेंट्स का माइंड बहुत ही क्यूरियस होता है और वो इन सब चीज़ को समझ पाएंगे। और जब हम लोग यानी बच्चे आने वाले कल के पॉलिसी मेकर हैं, तो आज अगर उनको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये बच्चे फ्यूचर में जो पॉलिसीज़ बनाएंगे वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाएंगे। फिर ये पूरी टीम एंटार्क्टिका से घर जाती है। इसी बीच इन्हें बड़ा सा आइसबर्ग दिखता है। फिर उनको अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ता है। तभी प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि एक बार आइस पर चलते हैं। उसके बाद जब वो आइस पर चलते हैं, उसके नीचे देखते हैं कि बहुत बड़ा ओशियन है। उसे देखकर ये लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर का दी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। I love it when you call me.